हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑप्टिक्स का तीसरा टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप और उसमें भी पहले था सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका स्टडी हम लोग प्रीवियस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्टडी करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंसिडर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आगे आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो का कुछ चर्चा कर लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का काम होता है जो कि आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, छोटा है ऑब्जेक्ट या छोटा है कोई डिजिट, उसको बड़ा करके देखने का, जो आसानी सबको मिल जाता है, नाम लिया सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें हम लोग छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब जरूर बनाए थे, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप उतना ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब नहीं देता है और कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है हम लोग को कि किसी वस्तु का 100 गुना 200 गुना ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, उसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप कारगर नहीं है। यह 4 गुना 5 गुना 8 गुना मैक्सिमम 8 से 9 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसीलिए इसका आविष्कार भी हुआ क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी छोटे से छोटे वस्तु का जो बहुत महीन अक्षर भी है, बहुत ही छोटा वस्तु है, उसका भी बड़ा से बड़ा 100 गुना 200 गुना 500 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद आया। तो इसमें हम लोग आंसर भी इसका वही लिखे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू मेक मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मतलब हिंदी में कहेंगे यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो बहुत छोटे वस्तुओं का अति सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। फिर से एक बार, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा अति सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, जरूरत पड़े वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसको चालू करने से पहले आप जरा इस तरफ ध्यान दीजिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में आवर्धन का ये सब फॉर्मूला आया हुआ था जो पिछले वीडियो में है, m=d/ue। डिस्टिंक्ट विजन के लिए यानी स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, वहाँ पर m का फॉर्मूला आया था 1+d/f। ये है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में बनता हो, तो वैसी स्थिति को हम लोग कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई। इसके लिए m का फॉर्मूला आया था d/f। अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का चर्चा करेंगे, इसका जरूरत इसमें पड़ेगा इसीलिए इस पर चर्चा की है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जब भी आप लोग बनाइए तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए तब बनाइए, नहीं तो फिर आपको फिगर बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए, सबसे पहले हम अक्ष खींच देंगे। आपको बता दें सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक कॉन्वेक्स लेंस था और अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। पहले तय कर लीजिए कि वस्तु रखना किधर है, दाएं तरफ या बाएं तरफ। तो आपको बता दें प्रायः हम लोग ऑब्जेक्ट को बाएं तरफ ही रखते हैं, आज भी रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रखते हैं तो यहाँ वाला इस ऑब्जेक्ट के तरफ जो लेंस रखाएगा वह छोटा होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि छोटा क्यों, तो आपको बता दें आप जो प्रतिबिंब बनाने वाले हैं वह बहुत ही छोटे वस्तु का होगा।
तो बहुत ही छोटे वस्तु के लिए छोटा लेंस काम आएगा, इसको बड़ा करने का जरूरत नहीं है। अब ये चूंकि ऑब्जेक्ट के पास का लेंस है इसीलिए इसका नाम दे देंगे ऑब्जेक्टिव। चूंकि ऑब्जेक्ट के पास लेंस है इसीलिए नाम है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए वो यहां दिखा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां पर हम इसका फोकस FO से डिनोट करेंगे इसको, चूंकि ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस है इसीलिए FO। इस तरफ FO लिए तो इधर भी आपको FO ले लेना है। आप चाहें तो FO डैश भी लिख सकते हैं क्योंकि यह थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, यानी ये डिस्टेंस थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है, यह इसके सरफेस पर निर्भर करता है। अब रहा बात कि अब वस्तु जो रखेंगे वह फोकस के अंदर या बाहर। तो आपको याद दिला दें प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा कि जैसे ही वस्तु को फोकस के अंदर रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा और फिर दूसरे लेंस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कार्य करेगा। इसलिए जरूरी है कि वस्तु को फोकस के बाहर रखें। वस्तु को फोकस के बाहर याद रखिएगा, फोकस के अंदर रखेंगे, जैसे ही फोकस के अंदर रखेंगे तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करने लगेगा, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए वस्तु को जब भी रखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में शुरू में, तो ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर, ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर ये रख दिए, नाम दे देते हैं AB। अब आपको बता दें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण, 2 रे डायग्राम खींचना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए। एक हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए। जैसे आप मुख्य अक्ष के समांतर लीजिएगा, ये जो इंसिडेंट रे है पैरेलल है किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर लीजिएगा तो ये आपका चला जाएगा फोकस। और ये नया बात नहीं है, आप लोग सब लोग जानते हैं ये चीज, बचपन से पढ़ते आए हैं, अब तो जवान होने वाले हैं आप लोग। तो जब भी आप जानते हैं कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो मिरर में भी यही काम होता है, लेंस में भी वही काम होता है। मिरर में परावर्तित होकर के फोकस से जाती है और लेंस में अपवर्तित होकर के फोकस से जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से चलेगी और एक किरण को ऑप्टिकल सेंटर से भेज देंगे। और आप कीजिएगा थोड़ा टेढ़ा हो जाए कोई बात नहीं, बट आप लोग कॉपी में सीधा बनाइएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण सीधे चली जाएगी और एक झक्सी प्रतिबिंब आपको यहां बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये वस्तु AB ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो प्रतिबिंब बना, यह प्रतिबिंब, यह इमेज वस्तु से बड़ा बना। नाम दे देंगे A डैश B डैश। अब इसके बाद अब जो लेंस रखेंगे दूसरा लेंस, उसका नाम होगा आई पीस, क्योंकि वह आई के पास होगा। ये लेंस ऑब्जेक्ट के पास था इसीलिए नाम ऑब्जेक्टिव है। अब जो लेंस रखेंगे वो आई के पास होगा तो वह उसका नाम हो जाएगा आई पीस। जरा ध्यान से देखिएगा, आपको यही इसी को देख के पता चल रहा होगा कि अब जो लेंस रखाएगा वह लेंस बड़ा होगा, वह लेंस बड़ा होगा, क्योंकि इससे इस लेंस में किरण अधिक से अधिक जाएगा तब तो अच्छा प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए इसको बड़ा रखना पड़ेगा। चूंकि ये आई के पास का लेंस है इसीलिए नाम इसका दे देंगे आई पीस। आई पीस। अब इसका भी फोकस होगा तो इसका फोकस इस तरफ दिखा देते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसका फोकस ऑब्जेक्ट के इस तरफ क्यों लाए, इधर ही क्यों नहीं लाए। तो आपको बता दें आई पीस मतलब यह लेंस आपके आंख के पास, मतलब अब आपको इधर से प्रतिबिंब देखना है और मानव नेत्र को आभासी प्रतिबिंब ही बिना पर्दा का दिखाई पड़ता है। मतलब
आपको अगर प्रतिबिंब देखना है बिना किसी पर्दे का तो आभासी प्रतिबिंब, जैसे मिरर में आप लोग बहुत सारा प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे मिरर लगा यूं देख लिया, इसका मतलब वो आभासी प्रतिबिंब। पकड़ेंगे पीछे, पकड़िएगा तो नहीं पकड़ाएगा, कुछ नहीं मिलेगा पीछे, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए पता होना चाहिए आपको कि वस्तु को फोकस के अंदर रहना जरूरी है। अब रहा बात कि सर इसको कैसे जानेंगे कि इसका फोकस इस ए डैश बी डैश के इस तरफ ही होगा, तो आपको बता दें, इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, घुमाने का शेड्यूल रहता है, आप उसको घुमा करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको आगे पीछे कीजिएगा तो यह इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। तो हमको ऐसा एडजस्ट करना है कि ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ जाए, इसके फोकस के अंदर। अब इधर एफ ई, तो इधर ले लीजिए एफ ई डैश, यहां से दो किरण फिर खींचेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर, ये चला जाएगा आपका फोकस से, और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से, इधर आपका ह्यूमन आई है, उस आप ही देख रहे हैं संयोग। अब जो आई पर जो किरण पहुंच रही है यह तो आगे मिलेगी नहीं, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, इसको पीछे बढ़ाने पर आभास हो रहा होगा पीछे कहीं मिल रही होगी, मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो लग रही है कि मिल रही होगी, तो मिला दीजिए। ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर ए डबल डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। फिगर कंप्लीट हो गया। अब जरा ध्यान से एक बार आपको फिर से रिव्यू करवाते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, बहुत छोटा, उसके पास वाला लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर रखे, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। अब यही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा दिमाग में हो सकता है आ रहा हो, लेकिन हम आपको कई बार समझाए हैं कि एक लेंस से बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। अब हो सकता है कि बहुत लोग को याद ना हो, तो थोड़ा सा एग्जांपल हम आपके आसपास से ही ले लेते हैं। आप लोग कई बार सैलून जरूर गए हैं, सैलून में इस तरह का प्लेन मिरर होता है दोनों तरफ। अगर आप बीच में खड़े हो जाएं, ये आप खड़े हो गए, ये आपका फेस है, तो आप बताइए आपका प्रतिबिंब कितना इसमें दिखेगा। तो अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे, या हम क्लास में पढ़ाए भी हैं, बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? वस्तु तो एक है, आपके सामने ये जो मिरर है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दिखता जाना चाहिए, बस हो गया। लेकिन आप क्या देखते हैं कि कई प्रतिबिंब बनता है, आपको अपना फेस बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। आपको बताते हैं होता क्या, जितना दूर वस्तु उतने दूर प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करता है, इसका प्रतिबिंब यहां बना, यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करता है। इसके लिए अगर यह वस्तु है तो जितना दूर वस्तु उतने दूर प्रतिबिंब। अब यहां प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, यह जो प्रतिबिंब बना इसके लिए वस्तु, यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु, तो जितना दूर वस्तु उतने दूर प्रतिबिंब। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए वस्तु का काम करता है। इसी तरह यहां भी देख लीजिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव द्वारा बहुत छोटे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इससे बड़ा बना। अब यही वस्तु दूसरे लेंस के लिए, यही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा।
अगर यह इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो फिर इसके द्वारा इसका और बड़ा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है जो मानव नेत्र को दिखाई पड़ता है। हो गया कंप्लीट। आप ध्यान से देखिए, पहले बहुत छोटा वस्तु था, इसका वास्तविक रियल इमेज बड़ा हुआ, अब इसका और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ आपको बना। कुल मिलाकर के यहाँ 2 बार बड़ा होता है, यहाँ से एक बार यहाँ और फिर इसके द्वारा यहाँ। तो इस तरह से पहले यहाँ जितना बड़ा वस्तु मतलब बहुत छोटा वस्तु, बहुत ही छोटा वस्तु, उससे बड़ा प्रतिबिंब यहाँ, फिर इससे कई गुना ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बना। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें कुछ चीजें नोट कर लें। ऑब्जेक्टिव के लिए ये वस्तु है, तो ये हो गया आपका वस्तु दूरी u, चूंकि ऑब्जेक्टिव के लिए है तो UO, वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट ऑब्जेक्टिव के लिए है तो O लगा देंगे। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब यहाँ बना है, ये आपका प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा V, और ये प्रतिबिंब किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, तो VO। क्लियर है। उसके बाद अब यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी U, लेकिन इस बार आईपीस के लिए, पहले ऑब्जेक्टिव के लिए था तो O, इस बार आईपीस के लिए तो E। ओके। उसके बाद अगर हम दोनों लेंस के बीच का दूरी बात करें तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लंबाई हो जाएगा। आप कहिएगा सर इधर और इधर, ये तो प्रकाश किरण आ रही है जा रही है, यहाँ वस्तु है, प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इसका जो लंबाई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लंबाई, वह दोनों लेंस के बीच का दूरी के बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा है। अब ये जो प्रतिबिंब बना, ये आपका बन गया स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर। आप कहिएगा सर यह जरूरी है, तो आपको बता दें हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग जो करते हैं वह साफ साफ प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, और साफ साफ प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर ही बनता है। तो ये आपका हो जाएगा VE, या डी लिखते हैं, स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी। ओके, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए। अब आते हैं आप लोग को मैग्नीफाइंग पावर। तो स्लोली तो आप चर्चा कर रहे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जरा ध्यान से देखिए, 2 लेंस है, ऑब्जेक्ट के पास का नाम है ऑब्जेक्टिव और आई के पास का नाम है आईपीस। तो पहले ऑब्जेक्टिव के लिए तो लिख भी लेते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव कुछ सूत्र हम लोग बहुत पहले भी पढ़े हैं, 10 में भी, M = HI/HO होता है, H2/H1 भी जानते होंगे आप लोग। और अगर इसको भाषा में लिखें, लैंग्वेज में, तो यह लिखाएगा हाइट अबव इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, तो आप लोग 10th क्लास में कई बार पढ़े हैं कि आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, HI। हाँ एक बात, ये तो सूत्र लगाए थे, बट किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ O लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए O। अब ऑब्जेक्टिव के लिए MO का मान अगर निकालते हैं तो हाइट ऑफ इमेज, इसके लिए इमेज देखिए कहाँ है, उसका ऊंचाई हाइट देखना, ये रहा, इसके लिए इमेज A', B' बाय, इसके लिए ऑब्जेक्ट का हाइट देखिए AB, एंड फॉर आईपीस
आई पीस के लिए देखें तो एम ई लिखाएगा, एम हो गया आपका आवर्धन, आई पीस के लिए ई का यूज करेंगे। अब फिर इसके लिए वही सूत्र लगेगा, एच आई बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज किसके लिए, आई पीस के लिए, आई पीस, आई पीस के लिए इमेज यहाँ है और इसका हाइट ए डबल डैश बी डबल डैश। फिर से हाइट ऑफ इमेज किसके लिए, आई पीस के लिए, आई पीस के लिए इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बाय, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट ढूंढिए 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 ढूंढिए, आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। अब कहिएगा सर ये इसके लिए प्रतिबिंब है, तो आपको पहले बता चुके, इसके लिए जो प्रतिबिंब है यही इसके लिए वस्तु का काम करता है। एक तरह से समझिए कि ये अगुआ भाई साहब है, अगुआ समझते हैं, अगुआ होता है जो कि शादी ब्याह लगाता है, वर पक्ष वधु पक्ष को मिलाता है, लड़का लड़की वाले को। तो ये देखिए लड़के वाले के लिए प्रतिबिंब और लड़की वाले के लिए वस्तु, इसीलिए अगुआ है, क्योंकि यह दोनों के लिए काम करता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है, इसके लिए वस्तु ए बी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, यही प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु और इसके लिए प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव का बात करें तो उसके लिए निकल गया मैग्नीफाइंग पावर, आई पीस का बात करें तो उसके लिए भी निकल गया मैग्नीफाइंग पावर। अब दोनों को मिलाते हैं, क्योंकि अब आपको टोटल का चाहिए, किसका चाहिए, टोटल का। तो टोटल के लिए अगर हम निकालें तो लिखेंगे टोटल मैग्नीफाइंग पावर अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो m इक्वल टू टोटल के लिए, देखिए टोटल के लिए समझिए वस्तु कहाँ, साफ कहिएगा सर ए बी, प्रतिबिंब कहाँ ए डबल डैश बी डबल डैश। अब बात कहिएगा सर ये कहाँ गया, तो हम यहाँ टोटल का बात कर रहे हैं। तो टोटल के लिए सबसे पहले वस्तु कहाँ ए बी, और आपको सबसे अंतिम में बहुत बड़ा करके देखना, उसका नाम क्या है ए डबल डैश बी डबल डैश। फिर वही सूत्र एच आई बाय एच ओ, लेकिन इस बार हाइट ऑफ जो इमेज होगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई पूरे के लिए, पूरे के लिए प्रतिबिंब यहाँ ए डबल डैश बी डबल डैश बटे, और इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ ए बी। लेकिन पूरे के लिए तो ये आ गया, लेकिन इसमें कुछ छूट रहा है, लड़की वाला लड़का वाला अगुआ तो बीच में छूट गया, उसको लाना जरूरी होता है, इसीलिए उसको यानी अगुआ को ए डैश बी डैश जो दोनों के लिए उसको लाना है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी, अगुआ को ले आइए, अगुआ अगर रूठ गया तो ब्याह शादी भी नहीं होगा। समझते हैं कि नहीं समझते, बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए इसको ले आए। अब इसको ले आए तब खुशनुमा माहौल हो गया। अब आपका आंसर निकलने वाला है, शायद थोड़ा मोड़ा दिमाग में आ रहा है, अगर ये आ गया तो खुश हो गया। अब खुशी का माहौल में थोड़ा माहौल को और रंगीन करते हैं, इसको इस तरफ इसको इस तरफ ले आते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो जरा ध्यान से देखिए, m इक्वल टू ये आप कहीं ना कहीं निकाले हैं, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश यहाँ, और इसका मान है एम ई के बराबर, तो इसके जगह पर लिखाएगा एम ई इंटू ए डैश बी डैश बटे ए बी, यहाँ इसके जगह पर लिखाएगा एम ओ। एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, m इक्वल टू एम ई इंटू एम ओ। लेकिन यहीं पर हमारा कहानी खत्म नहीं होता है, अब इसमें आगे और हम लोग को काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ तक मान निकाल लीजिए, थोड़ा सा
जरूरत पड़ता है समझाने के बीच में, ये अगवा वगैरह का उपयोग किए शब्द का, इसको माइनर चीज समझिएगा क्योंकि समझाने के लिए बस इसका उपयोग किए। अब दूसरी बात, आप लोग जब प्रतिबिंब बनाइएगा यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये दोनों पीछे बढ़ाने पर यहाँ किसी का मिल जाए। अगर यहाँ आपका मिल जाता है तो यहीं पर खींच दीजिएगा। यहाँ जैसे खींचे ए डबल डैश बी डबल डैश, आप खींचिएगा यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश। किसी का यहीं मिल गया तो यहाँ पर खींच दीजिएगा, किसी का यहीं मिल गया तो यहाँ पर खींच दीजिएगा, किसी का यहीं मिल गया तो यहाँ पर खींच दीजिएगा। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह कितना दूरी है, स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी। अब कहिएगा सर सब बराबर होगा, तो यह दूरी 25 सेंटीमीटर फिक्स है। अब हो सकता है कि यह बड़ा छोटा हो, तो यह डिस्टेंस बढ़ घट सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जहां मिलेगा वही स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी आपको डाल देना है। ओके, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसको साफ कर देते हैं। फिर से ऑब्जेक्टिव के पास आते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव। फिर से अगर ऑब्जेक्टिव के पास आते हैं तो आपको एक सूत्र याद होगा, m बराबर v बाई यू। चलिए छोड़िए, नहीं आते हैं आपको, ये अक्सर बार बार सूत्र नहीं लगाते हैं, आपको फिर यहाँ लिए चलते हैं। अब कुछ ध्यान से देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ प्रतिबिंब है और यहाँ वस्तु है। यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु, यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु। इस वस्तु से एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है जो ऑप्टिकल सेंटर पर मिल रहा है, और फिर ऑप्टिकल सेंटर से भी एक त्रिभुज बन रहा है। इस दोनों को एक साथ यहाँ ले आते हैं। नाम भी दे दीजिए, ए बी यहाँ पर ओ है, और यहाँ देखिए ए डैश बी डैश यहाँ ओ है। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, एक एंगल 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, इस दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। एक ट्रायंगल आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसका आमने सामने का कोण बराबर होता है। तीसरी बात आप ये भी जानते होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन कट करती है तो उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है तो इसका एकांतर कोण बराबर होता है। ध्यान से देखिए, ये और ये पैरेलल है, सेम यहाँ भी, और ये कट लाइन है, तो जैसे यहाँ बराबर हुआ उसी तरह ये भी आपस में दो बार दिखा देते हैं। याद रहेगा आपको, ये कोण बना दिए 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर, ये आमने सामने का कोण बराबर, और ये एकांतर कोण से बराबर हो गया। और आप लोग सिमिलरिटी का प्रोसेस पढ़े हैं कि जब दो ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर हो जाता है तो वह दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यह ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दिखा दिए आर सिमिलर। और सिमिलरिटी में इसका साइड का रेशियो बराबर होता है, और साइड का रेशियो कैसे, तो अगर बड़े वाले का लंब लिए हैं तो उसका जो रेशियो है बड़े वाले लंब के साथ, यानी कि परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ, बेस का रेशियो बेस के साथ। हाइपोटेन्यूस का इसमें काम नहीं है।
तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसका ये आपका परपेंडिकुलर लंब, लंब बटे लंब, बड़ा का बटे छोटा का, तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, तो बड़ा का आधार ये और बटे ये, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जरा ए डैश बी डैश बाय ए बी को ध्यान से देखिए, पीछे जो यहाँ पर हम मिटा दिए हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मान m के बराबर है, m o के बराबर, m o के बराबर। अब ओ ए बटे ओ ए डैश बटे ओ ए, तो ओ ए डैश, आइए ओ ए डैश, ओ से ए डैश, ध्यान से देख रहा है, ओ से ए डैश भी ओ के बराबर है, ओ से ए डैश भी ओ के बराबर, तो भी ओ लिख देंगे। अब रहा बात, साइन देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो भी ओ इस तरफ है ना, तो भी ओ का डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से मिलता है, भी ओ का डायरेक्शन इंसिडेंट रे आपतित किरण के दिशा से मिलता है, मतलब प्लस, और उल्टा जब होने लगेगा तो माइनस। लेकिन अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक भी ओ का डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो ये प्लस, ओ ए, ओ से ए, ओ से ए आपका यू ओ। अब ये देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस यू ओ। ओके, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए पक्का, चलिए ठीक है, ये यूज में आएगा, अभी ध्यान रखिएगा। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इस माइनस को आप ऊपर भी ले आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए। अब आई पीस के लिए फिर से आएंगे, फोर आई पीस, आई पीस के लिए एम ई। अच्छा, एक बात बोलिए, आई पीस यानी नेत्रिका जो है, सिर्फ इसको ध्यान में रखिए, अभी इसको भूल जाइए। अगर सिर्फ इसको आप देखते हैं तो आप ध्यान से जरा देखिए कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के फोकस के अंदर वस्तु है और आभासी प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बना है। इसका तो मतलब साफ हो गया कि यह अकेले आईपीस की तरह कार्य कर रहा है, सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, यह आईपीस अकेले आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कार्य कर रहा है। तो लिख सकते हैं आईपीस जो है लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर ऐसा है तो एम ई आईपीस के लिए ई लगा, और यह आईपीस जो है वह सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है स्पष्ट दर्शन के लिए, देख लीजिए, डिस्टिंक्ट विजन मतलब स्पष्ट दर्शन के लिए 1 + d/f। तो चूंकि आईपीस अकेले आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कार्य कर रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये सूत्र हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। सब प्रोसेस वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसीलिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि आईपीस है, यहाँ ई है, तो यहाँ ई लग जाएगा। आप कहिएगा सर यहाँ ई नहीं लगा है, आपको बताते हैं डी का फिक्स वैल्यू है 25 सेंटीमीटर कांस्टेंट, तो यहाँ पर ई लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, इसके पहले एमओ निकाले थे, अभी एम ई भी निकल गया। अब इस दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू अब एम ओ एंड एम ई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो m इक्वल टू है एम ई इंटू एम ओ, मेमो भी बोल सकते हैं इसको याद रखने के लिए, मेमो, m इक्वल टू मेमो। तो एम ई का वैल्यू यहाँ पर है 1 + d/f e
और एमओ का थोड़ा सा पहले भी निकाले थे -BO/UO। इसको अच्छे से लिख दीजिए, इसको आगे लिख सकते हैं -BO/UO इंटू 1 + D/FE। ये फॉर्मूला आ गया। अगर एग्जामिनेशन व्यू से देखा जाए तो एग्जामिनेशन व्यू के लिए यहाँ तक काफ़ी है, मतलब आपको 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ तक सही है। अब इसके आगे भी इसका और भी काम है जो अभी देख लीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन व्यू के लिए यहीं तक। बाकी आगे जो फॉर्मूला आएगा वो न्यूमेरिकल्स के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। हाँ, एक चीज़ और, इसमें कुछ चीज़ ऐसा भी है जो कि इस फिगर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बनता है, जो आपको व्हाट्सएप पर हमें भेजे हैं या भेज रहे हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए? कंप्लीट। ओके, ये जो मान निकाले हम लोग m का, ये मान आपका डिस्टिंक्ट विजन के लिए, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दर्शन के लिए। अब जरा इस फॉर्मूले को हम थोड़ा बदलना चाहते हैं लंबाई के फॉर्म में, लंबाई के रूप में इसको बदलना चाहते हैं L के रूप में। अब इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैग्नीफाइंग पावर of compound microscope in effect of L के प्रभाव में, या इन फॉर्म ऑफ L के रूप में भी, L के रूप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पर मान आएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, एकदम ध्यान से। ये वस्तु है AB, इसका प्रतिबिंब A', B'। जरा गौर से सोचिए, ये डिस्टेंस वस्तु दूरी है और ये है प्रतिबिंब दूरी, तो ये ज्यादा है, कन्फर्म है, ये ज्यादा है। अब इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम इस तरफ ले आते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए A', B' जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब इतना नहीं, इससे ज्यादा आगे बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा सपोज, और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ आ जाएगा प्रतिबिंब। फोकस के बहुत करीब ले आते हैं, ध्यान से देखिए, फोकस के बहुत करीब, यानी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाने का बात कर रहे हैं। फोकस के बहुत करीब लाइएगा, प्रतिबिंब लगभग आईपीस के करीब आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को जितना आगे बढ़ाएंगे उससे ज्यादा इमेज आगे बढ़ेगा। और यह लगभग कहाँ आ जाएगा? जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के करीब आएगा, इमेज आपका आईपीस के करीब आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो UO दिख रहा है, पहले यहाँ तक था, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए। तो ऑब्जेक्ट को जब इस तरफ लाए हैं तो वस्तु दूरी घटेगा, और वस्तु दूरी अब यहाँ तक, अब यह वस्तु दूरी लगभग फोकस दूरी के बराबर हो गया, नहीं? फिर से ओके। ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस के बहुत करीब ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस के बहुत करीब, तो फोकस के बहुत करीब लाएंगे तो वस्तु दूरी घट करके, पहले इतना था, घट करके लगभग फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी। क्लियर है? अब क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाए थे, फोकस के बहुत करीब वस्तु को लेकर आए थे, तो प्रतिबिंब भी तो आपका चला गया लगभग आईपीस के करीब। तो ध्यान से जरा देखिए, ऐसे स्थिति में यह जो दूरी है, यह देखिए L है, और पहले यहां से यहां तक दूरी था VO, यानी प्रतिबिंब दूरी पहले था VO, पहले प्रतिबिंब दूरी था VO, और अब प्रतिबिंब यहां आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो VO है, ये VO यहाँ तक, यह बढ़ के यहाँ तक आ गया, और ये VO लगभग L के बराबर। फिर से ओके, फिर से पहले वस्तु यहाँ था, प्रतिबिंब यहाँ बना,
अब वस्तु फोकस के बहुत करीब, तो प्रतिबिंब आईपीस के बहुत करीब। आईपीस के बहुत करीब मतलब इस दोनों के बीच का दूरी L, और यह L लगभग प्रतिबिंब दूरी जो भी वो बढ़ गया उसके लगभग बराबर। मतलब आप कह सकते हैं कि इस स्थिति में, इस केस में, इन दिस केस UO लगभग बराबर होगा FO के, एंड VO लगभग बराबर होगा L के। अब यह फॉर्मूला इसमें पुट कर सकते हैं, तो नया फॉर्मूला L के रूप में आ जाएगा M इक्वल टू माइनस VO के जगह L लिखेंगे बाय UO के जगह FO इंटू 1 प्लस D बाय FE। यह भी एक फॉर्मूला है, इसका भी यूज होता है न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव के लिए। यह फॉर्मूला L के रूप में आया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे और भी काम है, वही आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। हालांकि आपका आंसर यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब जो काम करेंगे, यह पहले था डिस्टिंक्ट विजन के लिए, स्पष्ट दर्शन के लिए। अब काम करेंगे हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, रिलैक्स्ड आई के लिए। किसके लिए? रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई का मतलब ये हो जाता है प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। फॉर रिलैक्स्ड आई इसका मतलब हो गया फाइनल इमेज, यानी अंतिम प्रतिबिंब एट इन्फिनिटी। यानी ये जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? अनंत पर। और इसके लिए क्या जरूरी है? आप जानते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसको आगे पीछे करके ऐसा एडजस्ट करेंगे कि इसका फोकस यहीं आ जाए, इसका फोकस यहीं आ जाए। फोकस यहाँ आने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, फोकस इधर जितना लगभग उतना इधर भी लीजिए, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए यह जो किरण है यह तो ठीक वैसे ही जाएगी, और यह जो किरण है अब यहाँ से जाएगी। ध्यान से देखिए, आगे तो नहीं मिलेगी, पीछे भी बढ़ाइएगा तो यह नहीं मिलेगी, क्योंकि यह जो प्रतिबिंब बन गया यह इन्फिनाइट पर बन गया, एट इन्फिनाइट। और इस यह जो स्थिति है वह रिलैक्स्ड आई के लिए। तो बस यह जो A डैश B डैश है, यह A डैश B डैश अब इसके फोकस पर आ गया, और इधर जितना लिए उतना इधर भी लिए। सेम कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस से गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से, और यह दोनों आगे जाकर समांतर हो गई। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब आपका समांतर कहाँ मान के चलते हैं, कहाँ बनता है? अनंत पर, इन्फिनाइट पर। और इन्फिनाइट के केस में अगर M का मान निकालेंगे तो इन्फिनाइट के लिए देखिए क्या क्या चेंज हो सकता है, पहले उसको देख लीजिए। सब कुछ तो वही रहेगा, अंतर कहाँ कहाँ आएगा? तो M इक्वल टू माइनस VO बटे UO इंटू, यहाँ पर जो मान लिखे थे ये आपका डिस्टिंक्ट विजन के लिए था, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। लेकिन अब हम लोग काम कर रहे हैं इन्फिनिटी के लिए, रिलैक्स्ड आई के लिए। और रिलैक्स्ड आई के लिए ये फॉर्मूला था, देख लीजिए। अब कहिएगा सर इसमें चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखिए, इसका काम जहाँ तक था वहाँ तक तो अभी भी है। इसका जो काम है जहाँ तक था वह पहले जहाँ तक था अभी भी वहीं तक है, इसीलिए इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है, पहले जो स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बनता था, अब वह अनंत में बन रहा है। और अनंत के लिए यह फॉर्मूला था सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि यह अकेले सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए अनंत के लिए ये फॉर्मूला है। तो इसके जगह पर अब ये फॉर्मूला आ जाएगा D/FE। इसीलिए क्योंकि आईपीस के लिए एक फॉर्मूला ये हो गया। इन द केस
अब इफेक्ट, अब एल, यानी एल के प्रभाव में अगर बात करें, एल के प्रभाव में तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी ओ के जगह, देख लीजिए वी ओ के जगह एल हो जाएगा, वी एल के प्रभाव में, यानी ये जो सूत्र अब बदल रहे हैं, पहले तो रिलैक्स्ड आई के लिए फॉर्मूला आ गया, रिलैक्स्ड आई के लिए फॉर्मूला आ गया, अब इसको बदल रहे हैं किसके फॉर्म में, एल के फॉर्म में, यानी कि अब फॉर्मूला अब बदल रहे हैं एल के रूप में, तो एल के रूप में लाएंगे, वी ओ बदल जाएगा किस में, एल में, और यू ओ बदल जाएगा किस में, एफ ओ में, इंटू डी बाय एफ ई। एक फॉर्मूला ये भी आ गया, एक फॉर्मूला ये भी है। तो इसमें जो भी फॉर्मूला है, ज़्यादा प्रयोग में आने वाला फॉर्मूला ये है, और इसके बाद जो निकाले थे वो, इसमें 3 फॉर्मूले का ज़्यादा काम है, इस फॉर्मूले का कम प्रयोग उपयोग होता है, लेकिन आपको टोटल चीज़ एक जगह पर आपको बढ़िया तरीके से बता दिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो, ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर वीडियो पॉज करके फिर से सुनिए, और एक बार 2 बार, हमको लगता है कि आपको लगभग चीज़ समझ में आ गया होगा, लेकिन ज़रा थोड़ा मोड़ा होता है तो उस टाइम आप वीडियो पॉज करके फिर से चला करके बैक करके देखिए, समझिए, और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव आपको भेजेंगे उसको सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।